दूसरे रोज मैं थाने में जाकर बैठ गया। अब मेरा लहजा कुछ तल्ख था। मैं पुलिस वालों पर बरस पड़ा कि वो लोग इस केस के सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे। सिख पुलिस इंस्पेक्टर मुझे यकीन दिलाने लगा कि पूरी दयानतदारी और फर्ज शनासी से तफ्तीश कर रहा है। मैंने मेज पर हाथ मारकर दोनों हथेलियां टिकाकर सिख पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा और प्रोग्राम के मुताबिक कहा, मिस्टर इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ तुम रूटीन की कार्रवाई कर रहे हो और मेरी मंगेतर पर जो बीत रही है उसका सिवाय मेरे और किसी को एहसास नहीं। अब मैं खुद उसकी तलाश में निकलता हूँ और यकीन करो मैं सुजाता को डाकुओं के चुंगल से छुड़ा कर रहूंगा और उन डाकुओं को भी कानून के हवाले करूंगा। ये कहकर मैं तेजी से थाने से बाहर निकल आया। होटल आते ही मैंने सुजाता के पिताजी को हिंदी में खत लिखा जिसमें उन्हें बताया था कि बदकिस्मती से सुजाता को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और मुझे यकीन है कि ये वही डाकू हैं जिन्होंने एक बार मुझे भी मेरे बंगले से अगवा किया था। पुलिस की तफ्तीश पर मुझे भरोसा नहीं है और मैं खुद शिमले के इलाके में सुजाता की तलाश में निकल रहा हूँ। आपकी कृपा के मेरे दफ्तर में इस वाक़े की इत्तला न करें, इससे मेरी बदनामी होगी। मैंने अखबार में भी खबर नहीं छपने दी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। काश मैं सुजाता को अपने साथ न लाता। मैं जानता हूँ कि आपके दिल पर यह खबर सुनकर क्या गुजरेगी, लेकिन पूजिया पिताजी आप विश्वास रखें, मैं सुजाता को बरामद करके रहूंगा। खत लिफाफे में डालकर मैंने पोस्ट कर दिया। रात का खाना खाने के बाद मैं नीचे जाकर होटल के हिंदू मैनेजर से मिला और उसे बताया कि मैं अपनी मंगेतर की तफ्तीश के सिलसिले में जा रहा हूँ। मेरा सामान कमरे में बंद है। जब तक मैं अपनी मंगेतर को वापस न ले आऊं ये कमरा इसी तरह बंद रहना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा और कमरे की अपनी चाबी साथ ले जाऊंगा। मैनेजर ने कोई एतराज न किया। आधी रात के बाद पोशाली मेरे कमरे में आ गई। अब हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने 2 रोज से शेव नहीं की थी ताकि थोड़ा बहुत हुलिया बदल जाए। तय ये हुआ कि हम दोनों शिमले से सुबह सुबह चलने वाली सरकारी बस में सवार होंगे। उस बस का रूट हमने मालूम कर लिया था। ये बस शिमले से चंबा और कांगड़ा वैली से गुजरकर पठानकोट की तरफ जाती थी। चंबा डैम के नक्शे के मुताबिक हमें रत्ती झाला के कस्बे में उतरना था। यहाँ से हमें सयाहों की हैसियत से वादी के पुरफजा पहाड़ी इलाकों में घूम फिर कर चंबा डैम से 2 मील पीछे एक गांव में जाकर वहाँ किसी मकामी आदमी के यहाँ सयाह की हैसियत से ठहरने की कोशिश करनी थी। हमारे पास इतना रुपया था कि हम किसी भी मकामी आदमी को अपने यहाँ ठहराने पर राजी कर सकते थे। अगली सुबह होटल से निकलकर सीधा लारी अड्डे पर आ गया। लारी 5:30 बजे रवाना होती थी। चंद एक मुसाफिर ही बैठे थे। मैंने पुशाली को देखा। वो अगली सीट पर गर्म कोट के कॉलर उठाए सर पर ऊनी टोपी पहने खामोश बैठी थी। मैंने टिकट ली और लारी में सवार हो गया। 5:45 बजे लारी पठानकोट की तरफ रवाना हो गई। ये एक लंबा सफर था। लारी शिमले की बर्फपोश वादियों में आ गई। यहाँ बर्फ कहीं नहीं थी। सर्दी जरूर पड़ रही थी मगर सरसब्ज इलाका शुरू हो गया था। दोपहर को एक पहाड़ी कस्बे के अड्डे पर पहुंचकर लारी रुक गई। यहाँ कई एक मंदिर टीलों के ऊपर बने हुए थे। एक चश्मा भी बह रहा था। यहाँ दोपहर का खाना खाया गया। अब पोशाली मेरे पास आ गई थी। हम ये जाहिर कर रहे थे कि हम सयाह हैं और चंबा कांगड़ा वैली की सयाहत के लिए आए हैं। तीसरे पहर हम हिमाचल प्रदेश के वस्ती इलाके में से गुजर रहे थे। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था कि वादी में रत्ती झाला का कस्बा आ गया। लारी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी। मैं और पोशाली नीचे उतर गए। ये बड़ा ही सरसब्ज शादाब और खूबसूरत इलाका था। इसे सयाहों की जन्नत कहा जाता था और कश्मीर के बाद इसी का नाम आता था। मगर सर्दियों में बहुत कम सयाह देखने में आते थे। रत्ती झाला पहाड़ी कस्बा था। यहाँ वहाँ टीलों के दामन में देहाती मकान दिखाई दे रहे थे। हमें यहाँ रात गुजारनी थी और दूसरे दिन चंबा डैम के इलाके की तरफ रवाना हो जाना था। रत्ती झाला में किसी होटल की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2-4 दुकानें लारी अड्डे में थीं, जिनमें एक ढाबा यानी विष्णु होटल था। हम दुकान नुमा होटल में आकर बैठ गए। लोग यहाँ सयाहों को देखने के आदी थे, इसलिए किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। हमने चाय मंगवाई जो ग्लासों में आई। हम चाय पीते हुए गहरी निगाहों से माहौल का जायजा लेने लगे। एक फौजी जीप जिसमें कुछ सिख फौजी सवार थे होटल के आगे से गुजरकर सामने चश्मे की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। सिख फौजी असलहा जीप में रखकर अंगड़ाइयां लेते उतरकर उस होटल की तरफ बढ़े जहां मैं और पोशाली बैठे चाय पी रहे थे। ये कुल 4 सिख फौजी थे। इनमें एक सूबेदार मेजर था। एक सिपाही जीप के पास ही पहरे पर खड़ा हो गया। मैंने पोशाली की तरफ देखा और खामोशी से चाय पीने लगा। चारों सिख फौजी उस पहाड़ी ढाबे यानी विष्णु होटल में आकर बैठ गए। फिर उन्होंने चाय के ग्लास मंगवाए। मैं और पोशाली सयाहों के भेस में दरवाजे के पास वाली मेज पर बैठे खामोशी से चाय पी रहे थे। हम इन सिख फौजियों को अपने चेहरों से शनासा नहीं करवाना चाहते थे। चुनाचे मैंने पोशाली को आंख से इशारा किया। हम उठे और चाय के पैसे देकर पहाड़ी सड़क पर वादी की तरफ चल पड़े। पोशाली ने कहा, रात होने से कुछ पहले हमें कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। वादी में बर्फ तो नहीं थी मगर सर्दी बहुत ज्यादा थी। हम बाहर रात नहीं गुजार सकते थे। मैं किसी मुस्तकिल
मुश्तमिल ठिकाने के बारे में सोच रहा था। एक अहम मिशन हमारे सामने था और हमें उस वादी में 15-20 रोज तो जरूर रहना था। चंबा डैम वहाँ से थोड़ी दूर ही था। मैंने पोशाली से कहा कि इसका बंदोबस्त तो डैम के करीब किसी गाँव में जाकर ही करना होगा। पोशाली खामोशी से मेरे साथ चलती रही। आगे एक टीले की चढ़ाई थी। छोटी पहाड़ी सड़क बल खाती टीले के पहलू से गुजरती थी। हम सड़क पर टीले की दूसरी जानिब पहुंचे तो गुरूब होते सूरज की मलकजी रोशनी में हमें नीचे वादी में चंबा डैम नजर आया। डैम ज्यादा बड़ा नहीं था मगर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। दो पहाड़ियों के दरमियान डैम की लंबाई मेरे हिसाब से निस्फ फरलांग से भी थोड़ी कम होगी। उसके आगे की जानिब लंबी ढलान थी जिस पर बड़े बड़े पाइप नीचे बिजली घर की तरफ जा रहे थे। पीछे पहाड़ियों के दरमियान एक प्याले की शक्ल में एक बहुत बड़ी जगह थी। डैम जेर तामीर था और झील में अभी चनाब का पानी नहीं डाला गया था। ढलानी पाइप मुकम्मल हो चुके थे। झील वाली जगह पर बड़े बड़े क्रेन दूर से देखे जा सकते थे। हम दोबारा वादी में आए तो डैम दरख्तों और छोटी छोटी टेकरियों के अकब में हमारी नजरों से ओझल हो गया, मगर हमने उसकी समत और मकाम का तयन कर लिया था। उसी हिसाब से हम डैम के मगरबी पहलू की जानिब चल रहे थे। सारी जगह छोटे छोटे टीलों, चीड़ के दरख्तों और जंगली झाड़ियों से पुर थी। जमीन की मिट्टी का रंग सुर्खी माइल था। हम पक्की सड़क छोड़कर एक पहाड़ी पगडंडी पर चढ़कर दरख्तों के नीचे चल रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था। दूर पहाड़ियों की तराई में सब्ज अंधेरा छा गया था। वादी में अभी शाम की रोशनी बाकी थी। हमें एक खुली जगह मकानों की छतें दिखाई दी। ये 10-12 कच्चे पहाड़ी मकानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गाँव था। हम गाँव के करीब आकर रुक गए। एक कच्ची पगडंडी गाँव को जा रही थी। रास्ते के साए आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान उतरने लगे थे। गाँव में जो 10-12 मकान थे उनमें लालटेन रोशन हो गई थी। ये मकान हमसे ज्यादा दूर नहीं थे और हमें उनकी छत और कच्चे सहन नजर आ रहे थे। पोशाली कहने लगी, हमें फिलहाल किसी मकान में रात गुजारने के लिए जगह हासिल करनी चाहिए, उसके बाद सोच लेंगे। हम पगडंडी पर गांव की तरफ चल पड़े। एक मकान के आंगन में हमने लकड़ी के तख्त पर एक देहाती को नमाज पढ़ते देखा तो वहीं एक तरफ होकर बैठ गए। मैंने पोशाली से कहा, ये मुसलमान है और हमारे लिए इसका घर ही मौजू रहेगा। जब देहाती नमाज पढ़ चुका तो हम उसकी तरफ बढ़े। उसका मकान बाकी मकानों से जरा अलग हट कर कोने में था। वो देहाती दुआ मांगने के बाद अपनी छोटी सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रुक गया। मैंने उसे जाते ही सलाम किया और कहा, हम मियाँ बीवी हैं, इस इलाके की सैर करने को शिमला से निकले हैं, क्या हमें रात गुजारने को जगह मिल जाएगी? वो बोला, तुम हमारे दीनी भाई हो, हम गरीब लोग जरूर हैं लेकिन मेहमानों की खिदमत को अपना फर्ज समझते हैं। उसने अपनी बीवी को आवाज देकर कहा कि मेहमान आए हैं। उसकी बीवी देहाती लिबास में दूसरी कोठरी से बाहर निकल आई। पोशाली ने उसे सलाम किया। उनका एक नौजवान लड़का भी वहाँ आ गया। हमारे लिए कोने वाली कोठरी खोल दी गई। साग के साथ जवार की रोटी हमने मिलकर खाई। खाने के बाद ये देहाती, जिसका नाम राजू था, हमारे पास हुक्का लेकर बैठ गया। दालान में आग का छोटा सा अलाव रोशन था। उसकी बीवी चूल्हे पर पतीली रखे हमारे लिए चाय बनाने लगी। मैंने बातों ही बातों में उससे इलाके के बारे में पूछा कि यहाँ दरिया किस तरफ बहता है। राजू ने हुक्के का कश लगाया और बोला, दरिया यहाँ से पीछे पहाड़ों में बहता है, मगर उस तरफ जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, वो क्यों? हालांकि मुझे मालूम था कि वहाँ डैम बन रहा है और फौज बैठी है। वो बोला, वहाँ सरकार ने डैम बनाया है, अभी दरिया का पानी नहीं छोड़ा गया। अजनबी लोगों को उधर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ गाँव के लोग अंडे, दूध और गोश्त लेकर ही वहाँ जा सकते हैं। मैं खामोश हो गया। मैं इस हकीकत से अच्छी तरह बाखबर था कि फौज के नजदीक उस डैम की अहमियत बहुत ज्यादा है और उसकी हिफाजत पूरी सख्ती से की जा रही है। सिक्योरिटी यकीनन इतनी सख्त होगी कि हमारा सयाह के रूप में भी वहाँ जाना नामुमकिन है। राजू की बीवी चाय ले आई। हम चाय पीने लगे। सर्दी रात के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वादी तारीख हो गई थी। मैंने कहा, उस डैम के बन जाने से गांव में बिजली तो जरूर आएगी राजू। राजू ने हुक्के का कश लगाया और खांसते हुए बोला, बेटा बिजली जब आए तब की बात है, अभी तो हमारी काफी जमीन बेकार हो गई है। वहाँ फलों के बड़े बाग थे। एक बाग में मैं और मेरा बेटा भी मजदूरी किया करते थे। अब ये बाग भी नहीं रहे, बस थोड़ी सी जमीन पर काश्त करके बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मैंने मजीद कुरेदते हुए पूछा, राजू चाचा, तुमको डैम पर भी काम मिल सकता है? वो बोला, चारी साहब बड़ा सख्त आदमी है, किसी नए आदमी को बंद के करीब फटकने नहीं देता। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, ये चारी साहब कौन है? राजू अलाव में आगे कुरेदते हुए बोला, मेजर साहब हैं। यहाँ बंद पर जितनी फौज पड़ी है वो उन सब का बड़ा अफसर है। मद्रासी है मगर बड़ा सख्त आदमी है। मेरे जहन में एक बिजली सी चमक गई। ये यकीनन गैरिजन कमांडर था और चारी नहीं बल्कि अचारी था, जो तमिलों की एक गोत है। मैं तमिल न सिर्फ बोल सकता था बल्कि पढ़ भी सकता था। मैं उसका कुर्ब हासिल कर सकता
सकता था। मेरे जहन में एक मंसूबे की तहें अपने आप खुलती चली गईं और चंद लम्हों के अंदर अंदर पूरी स्कीम वाज़ेह होकर मेरे सामने आ गई। पहले मेरा ख्याल उस मुसलमान देहाती के पास रहकर अपने मिशन को शुरू करने का था, लेकिन अब हालात की नौयत बदल गई थी। मैंने मजीद मालूमात हासिल करने के लिए उस नेक दिल मुसलमान देहाती को कुरेदना शुरू कर दिया। मैं आसपास के दूसरे देहात के बारे में पूछना चाहता था। देहाती की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि वहाँ से 3 मील दूर डैम के शुमाल मगरिब में तिराई में हिंदुओं का एक मंदिर और एक छोटा सा गाँव है। मंदिर शेरा वाली माता का है और गाँव चंद कदम के फासले पर चीड़ के दरख्तों में वाक़ है। रात गहरी होने लगी तो मैं और पोशाली अपनी कोठरी में आ गए। अपनी चारपाइयों पर लिहाफ ओढ़ कर लेटने के बाद मैंने पोशाली को अपनी सारी स्कीम बताई। वो उठ कर बैठ गई। चिराग की धीमी रोशनी में उसके चेहरे पर मुझे कुछ फिक्र तरद्दुद के असरात नजर आए। मैंने कहा, इसके सिवा यहाँ कोई और स्कीम कारगर नहीं हो सकती। पोशाली डैम को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम किसी तरह भी उसे उड़ाने में कामयाब नहीं हो सकते। डैम काफी वसी है और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि हमारे पकड़े जाने का खतरा है। पोशाली ने इस शक का इजहार किया कि मैं मद्रासी गैरिजन कमांडर आचारी को कायल कर सकूंगा। इस पर मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, मैं उस मद्रासी को कायल कर लूंगा। अब हमें यहाँ से सुबह ही सुबह मंदिर वाले गांव की तरफ चल देना होगा, मगर हमें अपने लिबास बदलने होंगे। राजू चचा से मैं अपने और तुम्हारे लिए कपड़े हासिल कर लूंगा। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। पोशाली थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज आने लगी। मैं अपने मंसूबे पर गौर करता रहा, फिर मुझे भी नींद आ गई। सुबह मुर्ग की आजान ने मुझे जगा दिया। पोशाली अभी तक सो रही थी। मैं कोठरी से बाहर निकला तो राजू तख्त पर बैठा नमाज पढ़ रहा था। उसकी बीवी चूल्हा जलाए चाय और रोटी पका रही थी। मैं खामोशी से वादी में निकल गया। 10-15 मिनट इधर उधर फिरता रहा। यहाँ से चंबा डैम दिखाई नहीं दे रहा था। जुनूब की तरफ एक टीला नजर आया। डैम उस टीले के पीछे था। वापस आया तो राजू तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। दालान में आग का छोटा सा अलाव रोशन था। मैं सलाम करके राजू के पास बैठ गया। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा, चचा, मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी लिबास हम दोनों मियाँ बीवी ने पहन रखा है, उसे देखकर देहाती हमारे ज्यादा करीब नहीं आते। वो हमें अजनबी समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस इलाके के देहाती लोगों में घुल मिल जाएं, ताकि हमें यहाँ के रहन सहन के बारे में ज्यादा इल्म हो सके। राजू मुस्कुराया और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें यहाँ हमारे जैसे कपड़े पहन कर आना चाहिए था, और नहीं तो खद्दर का कुर्ता पाजामा ही पहन लेते। मैंने मतलब की बात जबान पर लाते हुए कहा, चचा, अभी हमें चंबे और कांगड़ा की सारी वादी की सैर करनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें देहाती कपड़े दे दो? मैं तुम्हें उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इस पर नेक दिल देहाती ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा, हम अपने कपड़े नहीं बेचा करते। तुम्हें अगर देहाती कपड़ों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसकी तुम फिक्र न करो। 1 घंटे के बाद जब मैं और पोशाली उस नेक दिल मुसलमान देहाती के मकान से रुखसत होने लगे तो हम दोनों ने वहाँ के देहाती लिबास पहने हुए थे। कंधों पर स्याह धारियों वाले मोटे कंबल थे। अपने कपड़े हमने चमड़े के बैग में बंद कर लिए थे। उसी बैग में कपड़ों के साथ ही साइलेंसर वाले रिवॉल्वर और जहरीले सिगार भी मैंने संभाल कर रख लिए थे। गांव से निकलते ही हम दरख्तों की ओट में होकर उसी गांव की तरफ चल पड़े जहां विष्णु माता का मंदिर था। विष्णु का मंदिर निस्बतन छोटा था, जो चट्टान के साए में एक बड़े चबूतरे पर बना था। मंदिर की एक जानिब कच्ची छत वाली 4-5 कोठरियां थी। उनके आगे दरख्त तले एक सफेद गाय बंधी हुई थी। मंदिर से भजन गाने की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पोशाली को मंदिर के बाहर चबूतरे के पास बिठाया और खुद सीढ़ियां चढ़कर मंदिर की दहलीज पर आकर हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर विष्णु माता की मूर्ति को प्रणाम किया। साथ ही ये देख लिया कि एक मुंडे हुए सर और मोटी तोंद वाला महंत देवी के चरणों में एक जानिब थाल में पड़े सिक्के और रुपए गिन रहा था। मेरी तरफ उसने तुर्श रवि से देखा और बोला, तुम इस गाँव के नहीं लगते। मैंने सदरी की जेब से रुमाल निकाल कर खोला। उसमें से 10-10 के 2 नोट निकाल कर महंत के चरणों में झुककर पेश किए और हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं दक्खन का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। विष्णु माता की यात्रा को आया हूँ। सर छुपाने को यहाँ आसरा मिल जाए तो आपकी और भी सेवा करूंगा। महंत ने मुझे मशकूक अंदाज में देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने सदरी की पोटली में से मजीद 10-10 के 2 नोट निकाल कर उसके कदमों में रख दिए। महंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई बात नहीं बच्चा, वो कोने वाली कोठरी में चला जा, भोजन के पैसे अलग होंगे। मैंने 10-10 के 2 नोट मजीद पेश कर दिए। महंत की बाछें खिल गईं। उसे अपने छोटे से गुमनाम मंदिर के लिए मुझ जैसा मुखय्यर यात्री और कौन मिल सकता था। मैं पोशाली को साथ लिए कोठरी में घुस गया। दोपहर को पोशाली के साथ मंदिर में विष्णु माता के दोबारा दर्शन किए। महंत ने फैले फैले होंठों से पोशाली को देखा और मेरे सामने उसके माथे पर भी तिलक लगा दिया। फिर मैंने पोशाली को साथ लिया और डैम की तरफ चल पड़ा। डैम का फौजी गैरिजन हमारी
जानिब चीड़ के दरख्तों में वाक़ था। ये 4-5 छोटी छोटी बैरकों पर मुश्तमिल था। इर्द गिर्द खारदार तार की बाड़ लगी थी। फाटक पर सिख संतरी राइफल उठाए पहरा दे रहा था और एक 2 मंजिला बैरक के आगे गोल दायरे में रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। कुछ फौजी ट्रक और जीपें एक तरफ खड़ी थी। मैंने पोशाली को अच्छी तरह समझा दिया था कि बात बिल्कुल न करे, बस गरीबाना और आजिजाना सी शक्ल बनाए मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ी रही। जब मैंने फाटक पर खड़े सिख संतरी से कहा कि मैं दक्खन से आया हूँ और मैं आचारी साहब से मिलना चाहता हूँ, तो उसने गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पंजाबी में मोटी सी गाली देकर कहा, नठ जाए थुए। मैंने उससे तकरार करना मुनासिब न समझा और वहाँ से हटकर गैरिजन के पीछे आ गया। यहाँ एक धोबी घाट बना हुआ था, कुछ झोंपड़ियां भी थी। 2 आदमी फौजी वर्दियां पत्थरों पर पटक रहे थे। 2 गधे दरख्त के नीचे बंधे चारा खा रहे थे। एक बूढ़ा धोबी बैठा हुक्का पी रहा था। उसके माथे पर विष्णु माता का तिलक लगा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, महाराज हम परदेसी हैं, पीने को पानी मिल जाएगा। बूढ़े ने पास ही रखे घड़े की तरफ इशारा किया। मैंने मिट्टी के डोंगे में पानी निकालकर उसे ओक से पिया और पोशाली को भी पिलाया। मुझे मालूम था कि हिंदू डोंगे को मुंह नहीं लगाते। मैं जैसे सस्ताने के लिए वहां बैठ गया। बूढ़े ने पूछा कि हम कहां से आए हैं। मैंने उसे भी यही बताया कि हम दक्खन से विष्णु माता के मंदिरों की यात्रा को आए हैं। बातों ही बातों में मैंने उस बूढ़े से मालूम कर लिया कि गैरिजन कमांडर मद्रासी मेजर आचारी गैरिजन के मगरबी किनारे वाले बंगले में रहता है। मेरे लिए ये इत्तला काफी थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि मुझे गैरिजन के अंदर कोई नहीं जाने देगा। मैंने शाम को मेजर आचारी से मिलने का फैसला किया और बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए वापस आ गया। शाम को दोबारा मैंने पोशाली को साथ लिया और मेजर आचारी के बंगले पर आ गया। वहाँ भी कोठी के दरवाजे पर पहरा लगा था, मगर यहाँ सिख की बजाय एक तमिल संतरी खड़ा था। कुदरत मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तमिल जबान में कहा, मैं तमिलनाडु से आया हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं मेजर आचारी साहब से मिलना चाहता हूँ। मुझे तमिल जबान में बात करते सुनकर मद्रासी संतरी बड़ा खुश हुआ। मुस्कुराते हुए तमिल में पूछा, मैं इतनी दूर से यहाँ कैसे और कहाँ से आ गया। मैंने कहा कि विष्णु माता की यात्रा का इरादा था, अब यहाँ माता के चरणों में ही रहकर बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मेजर साहब भी मद्रास के रहने वाले तमिल हैं, क्या वो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे देंगे। मेरा नाम कृष्णमचारी है, ये मेरी पत्नी भाग्या है, ये उत्तर प्रदेश की है। मद्रासी संतरी को एकदम मुझसे हमदर्दी हो गई थी। इसकी वजह महज ये थी कि हम दोनों तमिल थे। इस वक्त मेजर साहब आराम कर रहे हैं, तुम 1 घंटे तक आना, मैं उनसे बात करूंगा। हम दोनों ने हाथ बांधकर उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से वापस आ गए। 1 घंटे बाद हम फिर मेजर आचारी के बंगले के फाटक पर मद्रासी संतरी के पास खड़े थे। मद्रासी संतरी ने हमें एक तरफ बिठा दिया और बताया कि मेजर साहब अभी अभी उठे हैं और वो उनसे ड्यूटी खत्म होने पर बात करेगा। मैं और पोशाली करीब ही चीज के दरख्त के नीचे बैठ गए। मैं इलाके का जायजा लेने लगा। तकरीबन आध घंटा गुजरा होगा कि एक डोगरा संतरी आता नजर आया। वो मद्रासी की जगह ड्यूटी देने आया था। मद्रासी संतरी ने ड्यूटी का चार्ज डोगरा संतरी को दे दिया और हमारे पास आकर बोला, मैं साहब से जाकर बात करता हूँ, तुम यहीं बैठो। रात का अंधेरा अब वादी को अपनी आगोश में ले रहा था। बंगले के बाहर की बत्तियां रोशन हो गई थी। कोई 20 मिनट के बाद मद्रासी संतरी वापस आया और हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। मेजर आचार्य ड्राइंग रूम में आराम कुर्सी पर आतिशदान के पास बैठा सिगार पी रहा था। मेज पर चाय की प्याली थी। मैंने और पोशाली ने जाते ही हाथ जोड़कर मेजर आचार्य को प्रणाम किया और दरवाजे के पास कालीन पर बैठ गए। मेजर आचार्य की उम्र 40 बरस के करीब होगी। रंग मद्रासियों की तरह था। संतरी को उसने इशारे से वापस जाने को कहा और फिर तमिल जबान में मुझसे मुखातिब हुआ, तुम तमिल हो? मैंने कहा, जी साहब मैं तमिल हूँ, मेरा नाम कृष्णमचारी है, ये मेरी पत्नी भाग्या है। मेजर आचार्य ने हमें अपने करीब आने को कहा। हम करीब जाकर कालीन पर बड़े अदब से बैठ गए। मेजर आचार्य पोशाली की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी पत्नी तमिल नहीं लगती, इसका रंग गोरा है। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की है, मैंने देहरादून में इससे शादी की थी। मेजर आचार्य की आंखों में पोशाली के लिए जो हलचल नजर आ रही थी, मैं उसे अच्छी तरह समझता था। कहने लगा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या मद्रास में तुम्हें नौकरी नहीं मिली? मैंने झट कहा, सर रामेश्वरम में मेरी छोटी सी खेती थी जिस पर मेरे माता पिता के देहांत के बाद दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और मुझे निकाल दिया। मैं पत्नी को लेकर बीजवाड़ा आ गया, वहाँ भी दुश्मनों ने मुझे टिकने न दिया और मैं देहरादून अपनी पत्नी के घर आ गया। लेकिन मैं खुद कमाकर अपनी पत्नी को खिलाना चाहता था। वहाँ से नौकरी की तलाश में चंबा आया। पता चला कि इधर कोई बंद बन रहा है जहाँ काम मिल सकता है। यहाँ आकर आपके बारे में मालूम हुआ तो हाजिर हो गया हूँ। शायद आप तमिल होने के नाते मेरी मदद करें। मेजर आचार्य शायद मेरी बातें नहीं सुन रहा था। उसकी नजरें बराबर पोशाली पर जमी हुई थी। जब मैंने अपना बयान खत्म किया तो वो सिगार का कश लगाकर बोला, ठीक है तुम पति पत्नी मेरे यहाँ काम पर लग जाओ, मैं बंगले में अकेला रहता हूँ। तुम फुलवारी की देखभाल
देखभाल करना और तुम्हारी पत्नी भाग्या घर की सफाई वगैरह कर दिया करेगी। पीछे एक क्वार्टर तुम्हें मिल जाएगा, 200 रुपए तनख्वाह मिलेगी, खाना पीना मुफ्त है। उसने नौकर को आवाज देकर बुलाया और कहा इन्हें कोने वाले क्वार्टर में पहुंचा दो। जब हम शुक्रिया अदा करके जाने लगे तो मद्रासी मेजर ने पोशाली की तरफ इशारा किया और कहा भाग्या तुम मेरे पलंग की चादरें बदल दो। अच्छा साहब कहकर पोशाली वहीं बैठ गई और मैं नौकर के साथ कोने वाले क्वार्टर की तरफ चल दिया। 1 घंटे बाद जब पोशाली क्वार्टर में आई तो मैंने उससे पूछा कि मद्रासी मेजर ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। पोशाली मुस्कुराने लगी, बोली नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो कोई हरकत जरूर करेगा, उसकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा उसे अपने पीछे लगाए रखो, हम उसे अपने मिशन की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। पोशाली भी चारपाई पर लिहाफ ओढ़ कर बैठ गई। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अपने बहन भाइयों के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए